हमले के पहले ही दिन डिफेंस मिनिस्टर यशवंत राव चव्हाण ने एयर मार्शल अर्जन सिंह और आर्मी चीफ जनरल JN चौधरी के साथ एक मीटिंग की। मीटिंग के बाद एयरफोर्स को युद्ध में शामिल करने का फैसला लिया गया, जिसके बाद इंडियन एयरफोर्स के 12D हैवी लैंड वेम्पायर्स और 14 डिसॉल्ट मिस्ड एयरफोर्स लड़ाकू विमान पठानकोट एयरबेस से चमकी और टेक ऑफ कर गए। इसके जवाब में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भी अपने F-86 सेबर लड़ाकू विमान मैदान में उतार दिए। यहाँ सेना को डिफेंसिव होते देख 3 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री ने अपने कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग बुलवाई। कैबिनेट और सभी मिलिट्री चीफ से इंटेंसिव कंसल्टेशन के बाद ये तय हुआ इंडिया ऑल आउट मिलिट्री एक्शन लेगा और पहली बार इंडियन आर्मी LOC को क्रॉस कर लाहौर और सियालकोट को अपने कब्जे में लेंगी। इसके पीछे का मकसद कश्मीर से पाकिस्तानी आर्मी का ध्यान भटकाना था। पाकिस्तानी हिस्सों को कब्जा कर भारत इसका इस्तेमाल युद्ध के बाद बेहतर नेगोशिएशंस के लिए करना चाहता था। उसी दिन इस ऑर्डर को आर्मर डिवीजन तक पहुंचाने के लिए एक डिस्पैच राइडर को भेजा गया, लेकिन उसे रास्ते में ही पाकिस्तानी आर्मी ने पकड़ लिया और इसकी जानकारी अपनी मिलिट्री इंटेलिजेंस तक पहुंचा दी कि भारत लाहौर पर हमले की प्लानिंग कर रहा है। हालांकि पाकिस्तान में इस लीड पर किसी ने विश्वास नहीं किया। उन्हें लगा कि भारत ने जानबूझकर उनका ध्यान युद्ध से भटकाने के लिए अपने डिस्पैच राइडर को पकड़वाने का नाटक किया है। इस तरह से पाकिस्तान ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया और भारत का ये प्लान फेल होते होते बच गया। इधर कश्मीर में घमासान लड़ाई जारी थी। पहले ही दिन पाकिस्तानी एयरफोर्स भारी पड़ती दिख रही थी। उसने इंडियन एयरफोर्स के कई वेम्पायर्स विमानों को शॉट डाउन कर अपनी एक्टिविटीज श्रीनगर से लेकर पंजाब तक बढ़ा ली थी। वहीं पाकिस्तानी फोर्सेस मुनव्वर तवी रिवर को पार कर पहले ही छम तक आ पहुंची थी। सिचुएशन ऐसी थी कि कश्मीर भारत के हाथ से फिसलता दिख रहा था। तभी पाकिस्तान की तरफ से एक ऐतिहासिक गलती की जाती है जो उसे बैक फुट पर धकेलने के लिए काफी थी। पाकिस्तान ने बीच युद्ध में इस ऑपरेशन को लीड कर रहे कमांडर मेजर जनरल अख्तर हुसैन मलिक को हटाकर उसकी जगह मेजर जनरल याह्या खान को नया कमांडर बना दिया। वजह कुछ और नहीं बल्कि पाकिस्तान के इस जंग में जीतने पर प्रेसिडेंट जनरल अयूब खान का क्रेडिट किसी और के बीच न बढ़ जाए, इसलिए ऐसा किया गया था। उन्हें कहाँ पता था कि आगे चलकर ये एक बदलाव उन्हें बहुत महंगा साबित होगा। कमांडर के बदले जाने में ही एक दिन से ज्यादा का वक्त लग गया, जिससे पाकिस्तानी आर्मी कंफ्यूज हो गई और उनका अटैक कमजोर पड़ गया। इतना वक्त भारतीय सेनाओं के लिए एकजुट होकर बेटर स्ट्रेटेजी से काउंटर अटैक प्लान करने के लिए काफी था। मौके की नजाकत को समझते हुए इंडियन फोर्सेस ने अपने हमले तेज कर यहाँ के कई मोर्चों पर अपनी स्थिति बेहद मजबूत कर ली। इस बीच स्क्वाड्रन लीडर ट्रेवर किलोर ने अद्भुत बहादुरी का परिचय देते हुए अपने से कई गुना बेहतर पाकिस्तानी F-86 सेबर को शॉट डाउन कर दिया, जिससे इंडियन एयरफोर्स का हौसला कई गुना बढ़ गया था। 5 सितंबर तक यहाँ घमासान लड़ाई चलती रही, जिसमें इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी आर्मी को जंग में ही रोककर उसके ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम को भी फेल कर दिया। धीरे धीरे भारत को लीड हासिल करते देख पाकिस्तानी सेना का मनोबल टूटने लगा था। अपनी सेना को मजबूत स्थिति में पाकर भारत ने पाकिस्तान में घुसकर आक्रमण करने का फैसला किया। प्लानिंग के मुताबिक 6 सितंबर को भारतीय सेना लाहौर और सियालकोट पर कब्जा जमाने के मकसद से पाकिस्तानी सीमा के अंदर दाखिल हो गई। पाकिस्तान इस मामले को लेकर क्लूलेस था, इसलिए इंडियन आर्मी बिना किसी खास रुकावट के तेजी से आगे बढ़ती चली गई और कुछ ही घंटों में लाहौर के काफी नजदीक पहुंच गई। मेजर जनरल निरंजन प्रसाद के नेतृत्व में इंडियन आर्मी की 5th इन्फेंट्री डिवीजन ई चौक कैनाल को पार करके पाकिस्तान के बाटापुर तक घुस जाती है। 5th इन्फेंट्री डिवीजन को पीछे से एक टैंक रेजिमेंट भी सपोर्ट कर रहा था, जो शर्मन टैंक से लेस था। कुछ ही समय में भारतीय सेना ने आगे बढ़ते हुए लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बेहद नजदीक पहुंचकर एक गांव में अपना डेरा डाल लिया। अगले दिन ही सुबह जब पाकिस्तान नींद से जागा, तब उसे पता चला कि भारतीय सेना उसके सर पर बैठी हुई है। भारतीय सेना के लाहौर में घुसने की खबर जब अयूब खान को लगी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि फॉरेन मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो और फॉरेन सेक्रेटरी अजीज अहमद उन्हें ये यकीन दिलाने में लगे हुए थे कि भारत कभी भी पाकिस्तान की सीमा में प्रवेश नहीं करेगा। वहीं उनकी सोच से परे इंडियन आर्मी लाहौर के पास के सभी गांवों को अपने कंट्रोल में करती जा रही थी, जिसका अगला टारगेट बुर्की विलेज था, जो लाहौर से केवल 14 किलोमीटर की दूरी पर था। लेफ्टिनेंट कर्नल अनंत सिंह के नेतृत्व में भारतीय सेना ने आगे बढ़ते हुए बुर्की के आसपास के कई बस्तियों और बंकरों को अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि बुर्की विलेज अभी भी उनकी पकड़ से दूर था, जिसे सेफ गार्ड करने वहां पाकिस्तानी आर्मी भी आ चुकी थी, जो चप्पे चप्पे पर आर्टिलरी टैंक और तैनात कर भारतीय सेना के साथ दो दो हाथ करने लगी। वही 6 सितंबर के दिन से भारत की एक दूसरी सैन्य टुकड़ी 3 जाट रेजिमेंट लेफ्टिनेंट कर्नल डेसमंड हेडे के नेतृत्व में डोगराई की ओर बढ़ी चली जा रही थी। डोगराई से ग्रैंड टैंक रोड सीधे लाहौर तक जाता था, इसलिए डोगराई को कैप्चर कर भारतीय सेना पाकिस्तानी आर्मी को मिल रही सभी सप्लाइयों को रोक देना
चाहती थी। 3000 रेजिमेंट ने दुश्मन की कड़ी सुरक्षा को तोड़ते हुए जल्द ही डोगराई पर अपना कब्जा जमा लिया। पाकिस्तानी आर्मी इस अनएक्सपेक्टेड हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, लेकिन डोगराई पर इंडियन आर्मी का कब्जा होता देख पाकिस्तान ने भी मोर्चा संभालते हुए यहाँ हवाई हमले शुरू कर दिए। पाकिस्तान के जबरदस्त पलटवार से जल्दी भारतीय सैनिकों को डोगराई से पीछे हटना पड़ा था, लेकिन उन्होंने डोगराई को फिर से अपने नियंत्रण में लेने के लिए डोगराई के ही पास संतपुरा विलेज में कब्जा जमाए रखा। यहाँ से इंडियन आर्मी का फोकस डाइवर्ट करने के लिए उसी रात पाकिस्तान ने अपने 180 ट्रूपर्स को C-130 हरकुलस ट्रांसपोर्ट जेट्स के जरिए भारत के पठानकोट, आदमपुर और हलवारा एयरबेस पर हमला करने के लिए भेजा, लेकिन यहाँ भी उन्हें मुंह की खानी पड़ी। इंडियन फोर्सेस पहले से ही इस हमले को नाकाम करने के लिए तैयार बैठी थी। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के जेट्स को खदेड़ना शुरू कर दिया। भारतीय पायलटों ने दुश्मनों के कई लड़ाकू विमानों को हवा में ही नष्ट कर दिया, जिससे धीरे धीरे पाकिस्तान के हवाई हमलों की गति कमजोर पड़ने लगी। हमले की सूचना पाकर लोकल पुलिस भी सेना का साथ देने आ गई, जिसके बाद पाकिस्तानी कमांडोज का हाल ये हुआ कि 180 में से केवल 20 कमांडोज ही वापस पाकिस्तान जा सके, जबकि 22 मारे गए और 138 को बंदी बना लिया गया। पाकिस्तान की इस हार के पीछे सबसे बड़ा कारण कोई प्रॉपर ब्रीफिंग और एडिक्ट प्लानिंग ना होना था। वो हमला करने की जल्दबाजी में एक के बाद एक कई मोर्चों पर भारतीय सेनाओं से शिकस्त खा रहे थे। ऐसे ही पाकिस्तान ने 7 सितंबर को नेवल वेसल्स की मदद से गुजरात के द्वारका शहर में भारी एक्सप्लोजन करके ऑपरेशन द्वारका की शुरुआत कर दी। ऐसा करके पाकिस्तान नदन फ्रंट पर भारी पड़ रही इंडियन एयरफोर्स का ध्यान इस तरफ डाइवर्ट करना चाहता था। साथ ही पाकिस्तान यहाँ इंडियन नेवी के रडार इंस्टॉलेशंस को भी डिस्ट्रॉय करना चाहता था, लेकिन इस हमले का भी पाकिस्तान को कोई खास फायदा नहीं हुआ। इंडिया इस वॉर में नेवी कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी पाकिस्तान नेवी के इस हमले पर इंडियन नेवी ने जल्द ही काबू पा लिया। हालांकि इस हमले में इंडियन नेवी को काफी नुकसान भी उठाना पड़ा था, इसलिए इस वॉर के बाद इंडियन गवर्नमेंट को नेवी को और मजबूत करने की जरूरत महसूस हुई थी, जिसके लिए बाद में कई गुना बजट भी बढ़ाया गया। वहीं इस हार से बौखलाए पाकिस्तान ने 8 सितंबर को एक नया दांव खेलते हुए ऑपरेशन वाइंड अप की शुरुआत कर दी। इस ऑपरेशन के जरिए पाकिस्तान लाहौर और सियालकोट के मोर्चे पर भारतीय सेना को रोकने के साथ साथ भारतीय सीमा में घुसकर पंजाब के अमृतसर और राजस्थान के मुनावाव पर कब्जा करना चाहता था। इसी मोटिव के साथ जहां उसकी एक सैन्य टुकड़ी अमृतसर की तरफ कूच करने लगी, तो वहीं पाकिस्तानी सैन्य टुकड़ी राजस्थान की तरफ से बॉर्डर क्रॉस कर यहाँ मुनावाव में भारतीय पुलिस चौकियों पर कब्जा जमाने के लिए आगे बढ़ती चली आ रही थी। पाकिस्तान की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए भारतीय सेना की 5th मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट इस चौकी पर तैनात राजस्थान पुलिस को सपोर्ट करने आ पहुंची। भारतीय सैनिकों ने 24 घंटे तक बहादुरी से यहाँ मोर्चा संभाले रखा, लेकिन पाकिस्तानी सेना की भारी गोलीबारी और हमलों के चलते स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो गई थी। यहाँ उनका पलड़ा भारी होता जा रहा था, इसलिए एक और रेजिमेंट को यहाँ मदद के लिए भेजा गया, लेकिन पाकिस्तानी एयरफोर्स ने पूरे क्षेत्र पर हवाई हमले करने शुरू कर दिए और गदरा रोड रेलवे स्टेशन के पास अतिरिक्त सुरक्षा बल के साथ आ रही ट्रेन पर भी हमला कर उसे वहीं रोक दिया। इससे यहाँ लड़ रही 5th मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट कमजोर पड़ गई और अगले कुछ दिनों में पाकिस्तानी सेना ने मुनावाव को अपने कब्जे में ले लिया। वहीं पाकिस्तान की दूसरी सैन्य टुकड़ी 1 आर्म डिवीजन अपने पैटर्न टैंक से गोले बरसाते हुए पंजाब के खेमकर सेक्टर में आगे बढ़ने लगी। ये हमला इतना जबरदस्त था कि आसपास के इलाके तेज आवाजों से थर्रा उठे। जल्दी ब्रिगेडियर थॉमस के थियोगराज ने आगे बढ़कर यहाँ मोर्चा संभाल लिया। पाकिस्तानी अटैक को कमजोर करने के लिए उनके पैटर्न टैंकों को रोकना सबसे जरूरी था, इसलिए ब्रिगेडियर थॉमस के थियोगराज ने इसके लिए एक शानदार प्लान तैयार किया। सबसे पहले उन्होंने यहाँ एयर सपोर्ट की मांग की, जिसके बाद भारतीय पायलटों ने आर्मी को बैकअप देने के साथ साथ दुश्मनों के टैंकों को रॉकेट्स के सहारे बर्बाद करना शुरू कर दिया। इसके बाद ब्रिगेडियर थॉमस के थियोगराज ने खेमकरन के खेत में पानी भरने के लिए वहाँ की एक नहर को खोल दिया, जिससे यहाँ की मिट्टी जल्दी कीचड़ में बदल गई और पाकिस्तानी टैंक उसमें फंसकर अपनी तेजी खो बैठे। इंडियन फोर्सेस ने इसका फायदा उठाते हुए दुश्मन और उसके टैंकों पर जोरदार धावा बोल दिया। इस तरह 9 सितंबर तक इंडियन फोर्सेस ने यहाँ खेमकरन गांव में अपनी स्थिति काफी मजबूत कर ली थी। यहाँ मेजर अब्दुल हामिद ने अद्भुत वीरता का परिचय दिया। वे अपनी जीप में सवार होकर पाकिस्तानी टैंकों को बर्बाद करने के लिए उसके कमजोर हिस्सों पर सटीक निशाना लगाते हुए चले गए। इस शानदार टेक्निक का ये असर हुआ कि एक दिन के भीतर उन्होंने अकेले ही 60 पैटर्न टैंकों को बर्बाद कर दिया। लेकिन इसी क्रम में 10 सितंबर को वो एक पाकिस्तानी पैटर्न टैंक के गोले का शिकार होकर शहीद हो गए। आगे चलकर उनकी इस वीरता के लिए भारत सरकार ने उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया। उनकी शानदार टेक्निक को दूसरे भारतीय सैनिकों ने भी अपनाया और 97 पाकिस्तानी टैंकों को डिस्ट्रॉय कर यहाँ एक बड़ी जीत हासिल
कर ली। भारतीय सेना की शौर्य गाथाओं के लिए मशहूर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इस लार्जेस्ट टैंक बैटल को बैटल ऑफ असल उत्तर के नाम से जाना जाता है।